ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर पथराव करने का वालों का इलाज बुलडोजर एक्शन से किया गया है। जयपुर के चौमू इलाके में मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। अतिक्रमण रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया था। ये बीती 25 तारीख का मामला है। बड़ी खबर यह है कि चौमू के उस इलाके में बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है, जिस इलाके के लोगों पर पुलिस पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। आज सुबह प्रशासन की टीम पठान मोहल्ले में पहुंची और बुलडोजर कर घर और दुकानों के वो हिस्से ध्वस्त किए गए जो अतिक्रमण कर बनाए गए थे। 26 घरों में अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर का ये वही चौमू इलाका है जहां पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर 25 तारीख को पथराव कर दिया गया था। पथराव में जिनकी भूमिका मुख्य पाई गई थी, उन आरोपियों के उन घरों और दुकानों पर चिन्हित किया गया जहां पर अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण के खिलाफ आज ये कार्रवाई सुबह ही देखने को मिली है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज सुबह का ये बुलडोजर एक्शन जहां लिया गया चौमू इलाके में पठान मोहल्ले में, तो वही नोटिस दिया गया था इन तमाम लोगों को जिन्होंने अतिक्रमण कर मकान दुकान के हिस्सों को बढ़ाया था। और 26 तारीख की तस्वीर, जो 25 तारीख को हुआ पथराव, उसके बाद जो आरोपियों की पहचान की गई थी, उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया था कि पथराव करने वालों को भूल नहीं देगी सरकार, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त संदेश पत्थरबाजों को दिया जाएगा। और यही सख्त संदेश जो दिया गया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दुकानें सील की गई जो वहां पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जो अतिक्रमण किया गया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये एक्शन लिया गया है। आज सुबह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चौमू में क्या हुआ था, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 25 दिसंबर को पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। इस पथराव में 6 पुलिस वाले घायल हुए थे, उन्हें चोटें आई थी। पुलिस की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर विवाद था। पत्थरों को हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। मस्जिद से जुड़े हुए लोग वहां पर बाउंड्री बना रहे थे। पुलिस जब उस बाउंड्री के निर्माण को रोकने पहुंची तो पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया और 70 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त में लिए गए थे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चौमू इलाके के पठान मोहल्ले की। बुलडोजर एक्शन, पत्थरबाजों पर कार्रवाई। चौमू में आज बुलडोजर गरजा है। संगठन लगातार सड़क पर उतरकर ये मांग कर रहे थे। सीढ़ियां तोड़ी गई जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। अवैध निर्माण को हटाया गया है। चौमू को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी सुरक्षा बल वहां पर डिप्लॉय किया गया। उपद्रवियों पर यह कार्रवाई हुई है क्योंकि इन उपद्रवियों ने सरकारी काम को अंजाम देने के लिए गई पुलिस टीम पर पथराव कर दिया था। पुलिस वहां पर अतिक्रमण का विरोध कर रही थी। ये नगर पालिका की ड्राइव थी अतिक्रमण के खिलाफ। और इसी के मद्देनजर जब वहां पर मस्जिद के बाहर अतिक्रमण का विरोध करने गई पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया था। और उन उपद्रवियों पर यह सख्त कार्रवाई, पत्थरबाजों पर यह सख्त कार्रवाई। तो पुलिस का कहना है कि नगर परिषद ये कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले जिन्होंने उपद्रव किया था उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद। करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, अभी वहां पर क्या स्थिति है? सुबह ही बुलडोजर लेकर जो प्रशासनिक अमला पहुंच गया था, अभी ताजा हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, सुबह 8:30 बजे के करीब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था। कुल 26 संपत्तियां ऐसी थी जिन्हें चिन्हित किया गया था, जिनके बाहर जो रैंप बने हुए थे, चबूतरे बने हुए थे, सीढ़ियां बनी हुई थी, उन्हें तोड़ा जाना था। तकरीबन 1.25 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। 1.25 घंटे के कार्रवाई के बाद अब मलबा हटाए जाने का काम चल रहा है। दरअसल प्रशासन और पुलिस ने ये रणनीति तय की थी कि सुबह अचानक ये कार्रवाई शुरू कर दी जाए ताकि लोगों को इस बारे में भनक ना लग सके, लोग इकट्ठा ना हो सकें, 25 दिसंबर की तरह इकट्ठा होकर फिर से पथराव या हंगामा ना कर सकें और बाजार खुलने से पहले सब कुछ सामान्य कर दिया जाए।
तो 8:30 बजे के करीब कार्रवाई शुरू हुई थी, जो सुबह 9:45 बजे के करीब संपन्न हो गई। इस दौरान 23 अवैध निर्माण जो है वो तोड़े गए और 3 जो दुकानें या मकान हैं उनको सील किया गया है, क्योंकि वो अवैध तरीके से नहीं थे, लेकिन जो नगर पालिका से मंजूरी लेनी होती है मंजूरी नहीं ली गई थी, नक्शा नहीं पास कराया गया था, उनके निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां थी, इस वजह से उन्हें सील कर दिया गया है। जो पूरी की पूरी कार्रवाई है एकदम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई है। 25 दिसंबर की घटना से प्रशासन ने सबक लिया था, पूरा होमवर्क कर लिया था, किस किस इलाके में पुलिस फोर्स तैयार की जानी है, किस तरीके से सख्ती की जानी है अगर कोई विरोध होता है, तो पूरा होमवर्क था। और इस होमवर्क के चलते अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई थी वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो चुकी है। जो बुलडोजर है वो उसका काम खत्म हो चुका है। इस वक्त जो मलबा हटाए जाने का काम है वो किया जा रहा है, ताकि बाजार खुलने पर जो मलबा सड़क पर या गलियों में पड़ा हुआ है उसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने पर जो पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। कार्रवाई जरूरी थी, ये सरकार भी कह रही है मोइन, क्योंकि जिस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले कहा था कि जो पत्थर फेंकेगा उसे फूल तो सरकार नहीं देगी, और अब डिप्टी सीएम का ये पोस्ट कि कानून को अपने हाथों पर कोई नहीं लेगा। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 25 दिसंबर को जब ये घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा बयान जारी किया था और उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको इस पूरे मामले में सख्ती बरतने के बात पूरी कीजिएगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वही हम यहाँ पर दर्शकों को बता दें, पहले खबर एक्सप्लेन कर दे कि अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का ये पोस्ट सामने आया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश, कानून से ऊपर कोई नहीं है। राजस्थान में शांति, सुरक्षा, सुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा। तत्काल कठोर कार्रवाई, सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता। मोइन, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था कि 25 दिसंबर को जब घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पत्थर बरसाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने जो पंचलाइन दी थी उसमें यही कहा था कि पत्थर बरसाने वालों पर पत्थरबाजों को सख्त संदेश इस बुलडोजर एक्शन के जरिए दिया गया है। बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर। जानलेवा पानी का आखिरकार जिम्मेदार कौन? इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामलों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर दूषित जल से मौत के मामले में बड़ा खुलासा। सप्लाई होने वाली पानी की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। भागीरथपुरा में नर्मदा लाइन के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। पानी के सैंपल में हैजा की बीमारी वाले तत्व पाए गए। 80 सैंपल की जांच में कुछ की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डिटेल रिपोर्ट आने में अभी फिलहाल 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि खतरनाक बैक्टीरिया इन सैंपल में पाया गया है। हैजा की बीमारी वाले तत्व पाए गए हैं और यहां इंदौर में हाहाकार मच गया। दूषित पानी पीने से 198 बीमार और 9 की मौत। तो जहरीले पानी में क्या था? फीकल, कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, क्लेसबेला, ये जहरीले पानी में पाया गया। उल्टी दस्त के लिए ये जहरीला पानी जिम्मेदार था। अभी डिटेल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विब्रियो कॉलेरी, इससे क्या होता है? इससे होता है हैजा, जो इस जहरीले पानी में पाया गया। विब्रियो कॉलेरी और क्या कुछ था, इसके लिए डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी अंबुज पांडे, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अंबुज, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उससे साफ तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई और जो बड़ी चूक हुई जिसका खामियाजा मासूमों को, बेकसूरों को चुकाना पड़ा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में लापरवाही नहीं, बेहद घोर लापरवाही हुई है। और जब ये लापरवाहियां अब सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा इस इंदौर की भागीरथपुरा की जनता ने अपनी जान दे करके और अपने हेल्थ से खिलवाड़ होने की सूरत में निभाया है,
अब जबकि ये सारी परतें खुल रही हैं, जब ये पता चल रहा है कि किस तरीके की घोर लापरवाहियां थी, सालों से इसको लेकर के शिकायतें हो रही थी, इसको लेकर के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, पार्षद शिकायत कर रहे थे, अधिकारियों को, महापौर को, मंत्री शिकायत कर रहे थे, मुख्यमंत्री को, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि 6 महीने पहले इस पूरे लाइन को बदले जाने का टेंडर पास हो चुका था, लेकिन काम शुरू अब तक नहीं हुआ था। 6 महीने से ये काम अटका हुआ था और इससे पहले 7 महीने से ये इसकी शुरुआत होने की बात कही जा रही थी कि ये काम शुरू किया जाएगा, लेकिन पहले लगभग 7 महीने ये काम शुरू ही नहीं हुआ। जब 7 महीने के बाद टेंडर की प्रोसेस लगभग अगस्त के महीने में हुई, उसके बाद अब तक काम शुरू नहीं हुआ था। खामियाजा इस बात को लेकर ये उठाना पड़ा यहाँ के इलाके के लोगों को कि अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, स्थानीय लोग 14 बता रहे हैं। कल रात को जब हमने स्थानीय पार्षद जो कमल बघेला हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप परिवार के सदस्य बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, फिर मौत को लेकर के कंफ्यूजन जाने गई है, ये बात साफ है, जाने गई है। जिम्मेदारी और जवाबदेही तो यहाँ बनती ही है और ये अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अंबुजा बने रहिए मेरे साथ। तो जहरीले पानी से मौत को लेकर लापरवाही की कहानी लगातार सामने आई है। भागीरथपुरा वो इलाका जहां दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, उसी इलाके के बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। बाघेला का दावा है कि उन्होंने 3 साल पहले, जी हां 3 साल पहले प्रदूषित पानी को लेकर शिकायत की थी। जब सुनवाई नहीं हुई तो 6 महीने पहले भी अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोगों की जान जाने के बाद पार्षद बाघेला ने सीएम यादव को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाघेला का यह भी दावा है कि जहरीले पानी से 12 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ों में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जिनकी मौत घर पर हुई उनको काउंट नहीं किया गया। हमारे साथ इस भागीरथपुरा इलाके के पार्षद कमल बघेला जी हैं। कमल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैंने शुरू दिन से कमिश्नर महोदय से, माननीय मंत्री जी के सामने भी कहा, महापौर जी के सामने भी कहा कि मुझे आशंका है कि, और जनता का भी कहना है कि इसमें कोई केमिकल मिला है, तो या क्लोरीन ज़्यादा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, वो या कोई मिला सकता है ना, सारी चीज़ें हो सकती है, या जिस जगह से पानी आता है हमारे क्षेत्र में उस बीच की लाइन में कहीं कोई दूसरी लाइन रासायनिक पदार्थ की कुछ मिल सकती है, उस कारण से हो सकता है, और वह रहस्य आज भी बरकरार है। इसके लिए जिम्मेदार है कि अगस्त में जो हो गया, जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, अब आज तक नहीं शुरू हुई। एक्चुअल में जब भी कोई काम होता है तो 5-7 प्रोसेस से गुजरता है ना। जनता का फीडबैक आता है, फिर हम पत्र लिखते हैं, इंजीनियर उसका प्रस्ताव बनाता है, वो सबमिट करता है, वो आगे जाता है, उसके बाद में फिर वो टेंडर में जाता है, टेंडर के बाद निविदा में जाता है, वर्क ऑर्डर होता है, एलओई होता है, ऐसा करके एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण से डिले हुआ, और कुछ कारण मुझे लगता है कि जो 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इसकी शिकायत मैंने की है। गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कई लोगों का घर का सहारा चला गया, तो जो भी सरकार के माध्यम से जनता के लिए मिल सकता है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री जी ने खुद आगे होकर प्रशासन को बोला, इनका रिकॉर्ड किया, उनका नाम लिखवा भी दिए उन्होंने। जितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, सिर्फ 3-4 इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स पे कार्रवाई जो हुई है, आपको लगता है उतनी पर्याप्त है या और लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है? अगर मैं संतुष्ट होता तो कल मैं पत्र नहीं लिखता। ये कार्रवाई 4 दिन पहले हो गई है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत की। कल आए भी थे, बात भी हुई है, और उन्होंने जांच का आदेश दिए। और अगर मैं संतुष्ट होता तो पत्र नहीं होता, शिकायत मैं नहीं करता। मेरा शिकायत का तो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि दूषित पानी से 12 लोगों की जान चली गई। दुखद ये है कि एक तो पीने का पानी का साफ इंतजाम नहीं किया गया, उसके बाद जब लोगों की जान चली गई तो मौत के आंकड़े पर पर्दा डालने का काम लगातार किया जा रहा है। सुनिए, इंदौर के रहने वाले और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौत के आंकड़ों को लेकर किस तरह अलग अलग बयान दे रहे हैं। सर, मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक। अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। सर, डेथ का आंकड़ा भी तक क्या है? वही मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 4 है,
मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एकेडमिक के बारे में, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। अंबुज पांडे मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से ही। अंबुज, कभी कह रहे हैं मंत्री जी की 4 लोगों की मौत हुई है, कभी कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 14। आंकड़ों को लेकर ये कंफ्यूजन है या पर्दा डालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? ऐसे अगर चलेगा जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? देखिए अपर्णा, यही तो समस्या है, यही दुविधा है कि आप सरकार में हैं, 3 लेयर की सरकार है। जो डबल इंजन की बात करते हैं, इंदौर की बात की जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में सरकार, भोपाल में सरकार, इंदौर की जो नगर निगम है वहाँ पर आपकी सरकार। वहाँ पर इतना बड़ा क्राइसिस होता है, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो खुद वहाँ से विधायक हैं और उनको मौत को लेकर के इतना कन्फ्यूजन है। वहाँ पर जो कलेक्टर हैं वो 4 का आंकड़ा बताते हैं, महापौर 7 का आंकड़ा बताते हैं, मंत्री जी कभी 3-4 कहते हैं, कभी 7-8 कहते हैं। मंत्री जी कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप समझिए कि जब मौत के आंकड़ों को लेकर के जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो कंफ्यूज हैं, तो आखिर जवाबदेही किसकी तय करेंगे ये लोग? इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि ये लोग उन लोगों को चिन्हित करेंगे जो लोग इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा दिलाएंगे, जब ये आंकड़े छुपाने में ही फिलहाल लगे हुए हैं? क्यों नहीं खुलकर के सामने बता रहे हैं कि कितने लोगों ने जान गंवा दी है यहाँ पर और कितने लोग अभी तक कुल प्रभावित हैं? क्या कुछ लोगों को 2-2 लाख रुपए के चेक बांट देने से इतिश्री हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? और अंबुज, कमाल की बात यह कि कंफ्यूजन उस मंत्री को है जो ये दावा करता है कि मैं इंदौर की हर गली का नाम जानता हूं, इंदौर के हर शख्स को पहचानता हूं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यहाँ दर्शकों को बता देते हैं। इंदौर में दूषित पानी में मौत मामले में बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दोपहर 12 बजे के बाद स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई संभव है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, करीब 12 बजे के बाद सुनवाई होनी है। कल राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, आज प्रशासन ये रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। जबलपुर से डबल बेंच के जज ऑनलाइन इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है इस पूरे मामले को लेकर और मोहन यादव सरकार से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जो आज सरकार को अदालत के सामने पेश करनी है। तो इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में अब तक क्या हुआ है, ये स्टेटस रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में रखी जाएगी। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बेटे ही पिता की जान के दुश्मन बन बैठे। जी हां, 26 दिसंबर को एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मचारी योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अरविंद नाम के इस आरोपी ने अपने बहनोई नवीन के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। नवीन यूपी पुलिस में कांस्टेबल और कौशाम्बी जिले में तैनात है। इन दोनों को 5 लाख रुपए की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के 2 बेटों ने ही दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने परिवार के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी शूटर नवीन और मृतक के दोनों बेटे अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो 5 लाख की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के 2 बेटों ने ही दी थी। परिवार में संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। बाप बेटों के बीच अनबन की वजह थी संपत्ति, और उसी संपत्ति के लालच में बेटों ने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी। 5 लाख रुपए सुपारी के लिए तय किए गए और इस सुपारी को लेने वाला यूपी पुलिस का कांस्टेबल और उसका एक साथी रिश्तेदार, जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी योगेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने वालों में एक जो शूटर था वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल बताया जा रहा है, जिसने सुपारी ली थी। और सुपारी दी किसने थी? सुपारी दी थी मृतक के 2 बेटों ने, और वजह थी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट।
ये 3 तस्वीरें, हत्या में शामिल एक शूटर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने ये खुलासा किया। एक अभियुक्त अरविंद जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। मृतक से उनके दोनों बेटे और घरवाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी। जहां तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहां से एब्सेंट चल रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करें बिहार के दानापुर से। आपको बता दें, जहां पर अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। मैनेजर राय नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। घायल बदमाश को पटना के एम्स में एडमिट कराया गया। खगौल थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। मैनेजर राय पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो घायल बदमाश को एम्स में एडमिट कराया गया है। खगौल थाना क्षेत्र जहां पर यह मुठभेड़ हुई, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मैनेजर राय पर आपराधिक मामले पहले से ही चल रहे हैं और कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। शशांक कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, मैनेजर राय को यहां गिरफ्त में ले लिया गया है एनकाउंटर के बाद। देखिए, दानापुर के खगौल में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। अपराधी का नाम मैनेजर राय है। 2022 में ही खगौल में मोहम्मद अनवर आलम की जो है वो हत्या हुई थी, इसमें भी आरोपी और कई अन्य मामलों में भी इसका नाम जो है वो सामने आया था। तो पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। पुलिस को सूचना मिली कि यह खगौल इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस की टीम जब उसको पकड़ने गई तो पुलिस को देख के उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की है। उसके पैर में गोली लगी है। पटना एम्स में जो है उसको भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बिहार पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराधी को उनके भाषा में जो है वो जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है ये कार्रवाई हुई है और ये नए साल की शुरुआत है, इसमें ये बड़ा एनकाउंटर जो है वो सामने आया है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए शशांक। भारत के आंगने में ममदानी का क्या काम, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अमेरिका से समर्थन मिला है और ये समर्थन दिया है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने। खालिद के समर्थन में एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उमर खालिद को लिखा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। पत्र में ममदानी ने उमर और उनके परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। वो पत्र आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पत्र में जोरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया है। कहा कि वो अक्सर खालिद की कही बातों को याद करते हैं और उनके माता पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। ये लेटर सोशल मीडिया पर उसी दिन जारी हुआ जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली। लेटर उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया है। इसके पहले हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। और चिट्ठी जो लिखी है उमर खालिद को जोरान ममदानी ने, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन, ये हिंदी में भी लिखी हुई है। जो हिंदी में हम आपको चिट्ठी का मजमून बता रहे हैं, मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता हूं, कड़वाहट के खिलाफ तुम्हारी बातों पर सोचता हूं, मुझे तुम्हारी स्थिति पर गहरी चिंता है। तुम्हारे माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। जो मुलाकात हुई इसका जिक्र किया है यहाँ पर जोरान ममदानी ने। और उमर खालिद की हिरासत को लेकर चिंता व्यक्त की है। उमर खालिद है कौन? दिल्ली दंगे के आरोप में 5 साल से जेल में बंद है उमर खालिद। और ये तस्वीर में आप वो चिट्ठी भी देख रहे हैं जो जोरान ममदानी ने चिट्ठी लिखी है उमर खालिद को, और ये चिट्ठी ऑफिशियल अकाउंट उमर खालिद से शेयर की गई है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। लोग जश्न मनाने के लिए पहाड़ी राज्य में पहुंचे हुए हैं, जहां नए साल पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसने पर्यटकों के उत्साह को डबल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जमकर बर्फ पड़ी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का ये नज़ारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां तक भी आप देख पाएंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इसके साथ ही डोडा के भलेसा और भद्रवाह में भी इतनी बर्फ पड़ी है कि यहाँ के पेड़ भी सफेद हो गए हैं। पेड़ों की पत्तियों पर भी बर्फ जमी हुई है। कितना ही खूबसूरत ये दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों को
देखने के लिए, इसी बर्फ का दीदार करने के लिए दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं, जो इस बर्फबारी में जमकर आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। पहलगाम में भी सर्दियों की बारिश शुरू हो गई है। यहां अरू और चंदनवाड़ी जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ रही है। पहलगाम के मुख्य बाजार में आज सुबह हल्की बर्फबारी शुरू हुई। अनंतनाग किश्तवाड़ राजमार्ग पर पीर की गली शोपिया और सिंथन टॉप में भी बर्फबारी दर्ज की गई। मुगल रोड और सिंथन टॉप किश्तवाड़ रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने आगे भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जमकर यहाँ पर बर्फ पड़ रही है और किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी के बीच में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। लगातार गाड़ियों की आवाजाही नजर आ रही है और बर्फबारी को देखकर यहाँ आए हुए टूरिस्ट काफी खुश हैं। And we are very happy here. This is really very beautiful. It's actually paradise on earth. And I request all the people from India as well as from other countries, come visit. This place is very beautiful. The people